Okay. So, good evening, everyone. Again, so we are learning a new chapter called Atom, Molecule, and Nuclei, and we are majorly learning atom and nuclei. So we're not learning molecules that as a part of that chapter. Initially, old syllabus they were saying atom, molecule, nuclei, but new syllabus it says that structure of atom and nuclei. And in CBSE, this chapter is just atom. And one more chapter is there for CBSE, that is nuclear. They are given it into different chapters. तो हम सिर्फ ये फिलहाल लर्न करने वाले हैं किस तरह से लर्न करेंगे एंट्रेंस इसका जी और नीट के साथ कैसे लर्न करेंगे दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग हम इसका जी और नीट साथ में लर्न करेंगे तो एनी डाउट्स यू कैन आस्क okay you can write the name of the chapter previous student write atom write structure of atom and nuclei it's a part of modern physics. Modern physics consists of 4 chapters. First chapter is dual nature of matter and radiation. And second chapter is atom nuclei. Then there is one more chapter called semiconductor device. And communication chapter was 5th to 11th standard. So these are all chapters in modern physics which are very interesting and mark scoring. इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपको 100% इसके मार्क्स चाहिए नीट और जेईई और सीईटी में ऑब्वियसली पहले 12th में तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया अभी तक हम आज बहुत कम टॉपिक पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरह पढ़ेंगे विल बी लर्निंग वेरी स्लोली एंड मेकिंग कंसेप्ट अंडरस्टैंडेबल ऐसा होना चाहिए कि आपको हर कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आए मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहाँ पढ़ा है जिन्होंने उन्हें ये थोड़ा काफी रिलेट करने लग जाते हैं बट यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन कैसे ये चैप्टर फिजिक्स में आ गया ओके सो वी आर लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑब्वियसली यू माइट बी नोइंग सर ये हमें सब मालूम है आपने पहले भी 11th में थोड़ा केमिस्ट्री में ये बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे लर्न किया जा सकता है तो व्हाट आर द थ्योरीज व्हिच वर गिवन तो पहले देयर वाज एज आई टोल्ड यू अपने इंडियन साइंटिस्ट का नाम लेते हैं पहले हु इज दैट महर्षि कणाद यस महर्षि कणद जो थे कि बिफोर क्रिस्ट मतलब बीसी आई होप यू नो दैट बहुत सालों पहले he was saying that कि जो smallest indivisible smallest indivisible आजकल स्टेट बोर्ड में ये वर्ड चेंज कर दिया indestructible डिस्टर्ब मतलब ब्रेक कर गए उसको ब्रेक नहीं कर सकते ये वर्ड ज्यादा मुझे अच्छा लगता है डिवाइड नहीं हो सकता इनडिविजिबल जो पार्टिकल होगा किसी भी सब्सटेंस का इनडिविजिबल पार्टिकल इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एक्चुअली उनके हिसाब से तो वो कण था बट हम लोग बहुत चालाक थे हमने उसे बोल दिया एटम अभी हमारा कोई तो साइंटिस्ट होना चाहिए ना जो कुछ बोल रहा था पहले that ऋषि मुनि and all that people were there they were saying many things बहुत सारी चीजें पहले बता रहे थे but then they have to वो तो पत्ते पे लिख के चले गए and people later on they studied and this is yes Maharishi Kanad was saying like that on the smallest that particle is called kern and we call as atom and that also was recorded what is atom basically एक चौक मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया था चौक लिया और उसको ब्रेक करते गए टूटते गए फाइनली एक छोटा सा पार्टिकल और भी उसे बहुत सारे मैकेनिकल अलग अलग मेथड से ब्रेक करते गए और जो लास्ट सबसे बच गया स्मॉलेस्ट दैट वाज कॉल्ड एज एटम अकॉर्डिंग टू महर्षि कणद ओके तो आप एक लाइन लिख सकते हो महर्षि अकॉर्डिंग टू महर्षि कणद प्लीज राइट डाउन
According to Maharishi Kannad, smallest, according to Maharishi Kannad, comma, the smallest indivisible particle of a substance is called atom. The smallest indivisible particle of substance is called atom. Whatever theories there, we are going to write. एक एक छोटा छोटा पार्ट करेंगे, बट वो लिखते जाएंगे, तो यू वुड हैव एन वेरी गुड रिटन मटेरियल्स. तो कोई दूसरा बुक देखने की जरूरत नहीं. दिस इज 400 to 600 BC. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट इट इज लाइक दैट. 400 to 600 BC बिफोर क्रिस्ट. इट वाज जस्ट, मतलब जब ये महर्षि कन्नड ने थ्योरी दिया. ओके, आई होप दिस पार्ट इज फिनिश. लिख के हो गया. तो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एटम. देखो ये क्या है चैप्टर. बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर लर्न करने का पार्ट. तो सर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है ना. तो पहले ये डिस्कवरी, जैसे लाइट क्या था, तो लाइट भी पता नहीं था. तो लाइट की अलग अलग थ्योरी आई, जैसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स मॉडर्न वेव थ्योरी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. वो सारी चीजें जैसे आती गई वैसे वो डिस्कवर होते गया. वैसे एटम को भी डिस्कवर करने के लिए उन्होंने भी ऐसे ही प्रोसेस की. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दे स्टार्टेड. उन्होंने सबसे पहले शुरू किया महर्षि कन्नड से. देन इसके बाद उनको पता चला कि वो इंडिविजुअल पार्टिकल जो है ना, वो एटम है, ऐसा उन्होंने कह दिया. बट देन कम्स डाल्टन. डाल्टन वाज इन एडी, मतलब बहुत सालों बाद, मतलब महर्षि कन्नड के बाद बहुत सालों बाद जब ये सब चीजें समझने आने लगी, दैट टाइम एक डाल्टन, जॉन डाल्टन हैज गिवन हिज थ्योरी. उसने अपनी थ्योरी दी. उसके हिसाब से व्हाट वाज द थ्योरी. आई होप यू नो दैट. सेम थिंग वाज रिपीटेड बाय जॉन डाल्टन. एक्चुअली इसकी थ्योरी मानी जानी चाहिए थी, बट अपने इंडियन लोग. तो जॉन डाल्टन ने क्या थ्योरी दिया. अकॉर्डिंग टू हिम द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज एटम. ये क्या है. और वही बोला. हाँ, बट वो पार्टिकल को एटम बोला था उसने. हमने कण कहा था, मतलब इंडियन ने कण कहा था. दैट वाज अ डिफरेंस. सेकंड थिंग, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. ऑब्वियस है. आयन का पार्टिकल आयन जैसी दिखेगा. आयन का एटम आयन जैसी दिखेगा. आयन के एटम जैसे दिखेगा. वो सोडियम एटम की जैसा क्यों दिखेगा. कैट का किटन, मतलब वो जो बच्चा रहता है, वो डॉग के, मतलब पपी जैसा क्यों दिखेगा. दोनों अलग अलग एंटिटी हैं. तो यहाँ भी उससे एक सेंटेंस जोड़ दिया उधर. क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. तो आप एक नीचे लाइन में क्या लिखोगे. जॉन डाल्टन थ्योरी. जॉन डाल्टन थ्योरी. I will write there. According to John Dalton, the atom consists of the substance consists of smallest indivisible particle called atom. And second point, वापस, according to John Dalton, substance consists of smallest indivisible, जो divide नहीं हो सकता further, indivisible particle of substance is called atom. Second point, atoms of same element are identical. Atoms of same element are identical. मुझे लगता है पहली आप जो मैं 10-15 मिनट ले रहा हूँ, यू नो दैट कि ये सब चीजें नोन है, हमें मालूम था. इसी को बेस बनाते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे. बाद में मैं ऐसी चीजें अननोन बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो ये केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा. हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या लिखा. रिपीट. गार्गी माइक ऑन करून सांग. सेकेंड पॉइंट काय लिहिला जॉन डाल्टन थिअरीचा.
ओके, काजल निश्चित आहे, तू सांग. कारकी दिसत नाही मला. काजल, सेकंड पॉइंट काय लिहिला वाच. ओके, समृद्धी देशपांडे, तू सांग. सर आपने सिर्फ इतना ही बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. समृद्धि आधा सुना मतलब तुमने, बाकी स्टूडेंट्स मैंने उतना ही बोला. Atoms of same elements are identical. Very good. Second point is atoms Atoms of of same elements are identical. identical. Yes, write down that second point. फिर अपने एग्जाम्पल दिए. Yes, समृद्धि को नहीं सुनाई दी वो. Yes, दीक्षा correct. टीसिंग हो रहा था सर. Desync हो रहा था. Okay. क्या होता है desync? मैं आवड़े मेरे को. Okay. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ. आदर्श फर्स्ट पॉइंट वापस बोल. फर्स्ट पॉइंट क्या था आदर्श? Sir, substance, sir, smallest indivisible particle of substance is called atom. Very good. Smallest indivisible particle of substance is atom. Okay. Now ये थ्योरी है ना, सब ठीक था. अब शुरू हो गया कहानी में ट्विस्ट. अब आगे आगे जाना गया ना, तो थ्योरीज में बहुत महर्षि कन्नड़. हाँ, ये साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया नित्या. दिस वाज our Indians who recognize, and we as an Indian, proud Indian, we should obviously give that recognition to that theory, because they had find out somewhere कि हाँ ऐसा उन्होंने बताया था. तो हमारे सिलेबस में बाकी थ्योरीज कैसे इंकॉर्पोरेट करते हैं वो लोग, तो हम क्यों ना अपनी थ्योरी जोड़ दें. तो हमने भी इसीलिए महर्षि कन्नड़ हर साल में उसे रखता ही हूँ. He was a very good scientist, जिन्होंने ऐसा सोचा. अभी तक हम ऐसा कुछ पार्टिकल्स को ऐसा कुछ बताने वाला किसी ने बताया नहीं था, ऐसा थ्योरी नहीं था उतने साल पहले. ओके, नाउ थॉमसन ने क्या किया. अब आपको काफी हद तक जे थॉमसन की थ्योरी मालूम है, पर आपको मालूम है वो थ्योरी कैसे आई. अब ये थॉमसन की कहानी आप 10 मिनट ही इसके बारे में सुनना है. थॉमसन ने क्या किया, तो उससे एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. एनीवन नो दिस पार्ट? डिस्चार्ज ट्यूब लिया एंड ऑल. यहाँ एनोड, सॉरी, दिस इज एनोड, कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. इसको चार्ज देते हैं प्लस नेगेटिव, और इसके अंदर प्रेशर और यू कैन से वैक्यूम वाज मेंटेन. क्या रखा था इसके अंदर? वैक्यूम. तो आई कैन चेंज द प्रेशर. इट वाज -10⁻⁴ mm ऑफ मर्क्यूरी. बहुत कम प्रेशर रखा था उसके अंदर. और क्या ऑब्जर्व किया, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड? डिस्चार्ज ट्यूब. ये अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था. कौन? थॉमसन. He was doing some experiment related to some anode and cathode in a discharge tube. When he was doing so, what he observed, कि जब इसने प्रेशर बहुत कम रखा, यहाँ प्रेशर बहुत कम रखा, तो यहाँ से ये क्या है, कैथोड, इसमें से कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए. इसमें से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे. Now he was not knowing that this particles क्या है, और वो अट्रैक्ट हो रहे थे एनोड की तरफ. वो एनोड है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स कैसे पता चला सर उससे वो निकल रहे हैं? कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड से कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कैसे पता चला उसे? तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व किए. एनोड का पोजीशन चेंज किया. एनोड को यहाँ रखा, एनोड यहाँ रखा, यहाँ समझता है ना, इसके सामने नहीं रखा, थोड़ा ऊपर रखा, फिर भी कैथोड सीधे ही जा रहे हैं. ओके, फिर ये कैथोड का जो मटेरियल है ना, उसको चेंज किया उसने. इट वाज इनिशियली सम सपोज ग्रेफाइट कैथोड होगा,
तो कोई कार्बन, मतलब अलग अलग टाइप्स के कैथोड्स यूज किए, एंड एवरी टाइम यू ऑब्जर्व दैट सेम टाइप ऑफ पार्टिकल आर एमिटेड। देन इसके अंदर जो वैक्यूम था उसका प्रेशर, फिर उसके अंदर जो गैस था उसका प्रेशर, उसका कंपोनेंट्स सब चेंज किया। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास का बना था या माइक उसका क्वार्ट्ज का, वो भी मटेरियल चेंज किया, उससे सारे एक्सपेरिमेंट किया और उसको मिला हर बार एक ही पार्टिकल या एक ही टाइप का पार्टिकल निकल रहा है। क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्या होगा जो इस, वापस बोलता हूँ मैं, इसने क्या किया एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम करते गया और हाई वोल्टेज दिया। आप सोचोगे कि सर इससे क्या होगा, आपने डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम किया, हाई वोल्टेज देने से, आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। आप दो हायर और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वायर ऐसा बाजू में रख दो, क्या होता है, जब बारिश आती है तो कुछ जगह आपको ऐसा दिखता है ना, स्पार्क्स। तो हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव आप ले लो बाजू में। बहुत हाई पोटेंशियल, मतलब एक बड़ा सा केबल होगा ना जो आपके घर पे आता होगा, उसे निकालने का, मम्मी को बोलने का, देखो मैं आज क्या कर रहा हूँ, मजा आएगा। मेरा नाम नहीं बोलने का, हाँ, कुछ भी आपका हो ही गया नाम ना। बोलेंगे सर। फिर उसके बाद डिप्रेशन। डिप्रेशन सर हमें भी हो गया। नित्या नित्या stop. ओके, तो वो दो जो है ना एनोड और कैथोड को बाजू में रखा, और व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर वुड बी स्पार्क। स्पार्क होता है, गैप कम कर दोगे ना तो स्पार्क होगा, और उसमें तो एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आप ये दूर रखोगे और प्रेशर कम करोगे, यू वुड गेट स्पार्क इजीली, डिस्चार्ज ट्यूब जैसा। इसीलिए इसे डिस्चार्ज किया ना, डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब में ये एनोड कैथोड रखा था, हाई पोटेंशियल दिया था और प्रेशर कम कर रहा था, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत खतरनाक है, उसमें बहुत कुछ होता है। वो ग्लो करता है, ये अंदर का जो है ना ये पार्ट, वो ग्लो करता है। अब सोचोगे क्या सर ग्लो करता है, मतलब क्या ये डिस्चार्ज ट्यूब ट्रांसपेरेंट होगी और वो व्हाइट, मतलब ये ट्यूबलाइट, इट इज कॉल्ड ट्यूबलाइट, आपने देखा होगा, इसके अंदर भी प्रेशर लो रहता है, ये ग्लो कर रहा है, देखो ना। तो ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म वो कर रहा था, तभी उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं और वो बरोबर सामने जाके टकराते हैं। तो उसने सामने ऐसा कुछ रखा, एनोड चेंज किया, फिर ऐसा पार्टिकल, ऐसा कुछ रखा जिसके ऊपर ये पार्टिकल गिरे ना, तो वो चीज मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करने के कारण घूमी। अपना गांधी जी का चरखा जैसा रहता है ना, वैसा कुछ रखा था उसने, और उसके ऊपर जैसे वो लकड़ी के ऊपर वो पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल्स, दिख थोड़ी रहे थे कि पार्टिकल निकल रहे हैं। तो वो जब गिरा ना, तो वो दैट दैट जो ऑब्स्टेकल रखा था वो रोटेट हुआ थोड़ा सा, इसका मतलब कुछ तो निकल रहा है। देन उसने सब पैरामीटर्स क्यों चेंज किया, क्योंकि उसे लगा होगा कि कुछ इसी रीजन के कारण निकल रहा होगा। You change every parameters like material of cathode, anode, position of anodes, discharge tube का material, the gas and the pressure and the potential. He had done all that experiment. He observed that something which is coming out from that cathode is every time remaining same. Same, ऐसा कैसे? तो उसने कहा कि उसमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्या कहा, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ना कहते हुए अपने गाउटी लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसा पार्टिकल जो सब में है। इट इज एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट, मतलब सभी एलिमेंट में वो पार्टिकल्स है सभी में। तो वो पार्टिकल कौन सा है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ईशा, नाउ यू कैन सी द बोर्ड प्रॉपरली। ईशा,
ईशा, आर यू एबल टू सी द बोर्ड प्रॉपर्ली? सबको दिख रहा है बोर्ड प्रॉपर्ली? ओके, थैंक यू. रिमेनिंग पीपल्स? यस, नीलेश शर्मा, दैट इज करेक्ट. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जीजे थॉमसन ने सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा. समृद्धि नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो जीजे थॉमसन ने नहीं ढूंढा, तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ढूंढा. उसी की कहानी है ये. एलिमेंट्री पार्टिकल जो सब में प्रेजेंट है और उसका एक पैरामीटर सब में फिक्स रहता है, दैट इज वो जो पार्टिकल्स है ना, उसका एक चीज सब में कॉमन था. इसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज. क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज. चार्ज अलग होता है, चार्ज टू मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज. इट वाज फाउंड टू बी, एनीवन नोज? एनीवन नोज स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या है? चार्ज अपॉन मास. 1.66, 1.9. 1.5. Hmm? 1.5. आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे चेक करना पड़ेगा. 2.7. Okay. 12 minus 19 plus 31. Minus 19 plus 31 is how much? 12. It becomes 11. पहले है ना, हमें चार्ज और मास नहीं मालूम था, पर चार्ज टू मास पहले मालूम पड़ा. स्पेसिफिक चार्ज पहले डिस्कवर हुआ, फिर चार्ज, फिर मास. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to minus 19. 1.6 into 10 raised to minus 19. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31. अब आप इसे 16 कर दो तो ये हो जाएगा, 16 कर दिया ना तो क्या हो जाएगा? 20. बरोबर. -20 plus 31 is 11 और 16 by 9, 9 to the 18. 18 नहीं है, थोड़ा कम है, तो आप अगर डिवाइड करोगे तो 1.78 और 1.79 आएगा. करेक्ट. कोई डाउट है आपको? ये मालूम नहीं था हमें, पहले ये डिस्कवर्ड हुआ स्पेसिफिक चार्ज, तो वहां से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है. मतलब स्पेसिफिक चार्ज एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो सब में होता है, और दैट एलिमेंट्री पार्टिकल वाज कॉल्ड एज कैथोड रेज. एंड दैट कैथोड रेज हैज द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज आपको पता है नेगेटिव चार्ज कैसे है, जो चार्ज पार्टिकल, तो बाद में वो कैथोड रेज वर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. तो कैथोड से पार्टिकल्स निकल रहे थे, दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी सब्सटेंस से निकल रहे हैं, मतलब या फिर एटम से निकल रहे हैं, मतलब एटम इनडिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल नहीं है. यहाँ से थॉमसन को घंटी बजी, अरे यार ऐसा है क्या, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. तो कोई तो बोला था एटम इनडिविजिबल है. नहीं, एटम में इलेक्ट्रॉन है. एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स है. अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी ने डिस्कवर नहीं किया, तो डोंट गिव दैट थ्योरी. अभी तो शुरू हुआ नहीं कि पहले आप बोल दोगे नहीं नहीं उसमें प्रोटॉन भी था. आई नो दैट प्रोटॉन था या न्यूट्रॉन एटम के अंदर था, बट इनिशियली स्पेसिफिक चार्ज डिस्कवर्ड हुआ, उससे कैथोड रेज पता चला, इलेक्ट्रॉन्स पता चला, और फिर थॉमसन ने अपना थ्योरी दिया. मुझे लगता है ये चीजें समझ में आई आपको. Yes, sir. ओके. Yes, सो sir. जे थॉमसन ने फिर पोस्टुलेट्स थ्योरी शुरू की, तो हम उसके बारे में लर्न करते हैं. कोई डाउट है यहाँ? क्या आप ये नंबर बाहर और लिख सकते हो? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं. वेरी गुड. कैथोड discharge tube experiment, cathode discharge tube experiment, you can write like that also. Elementary particle which is present in every substance, और फिर charge to mass ratio, you can write this value. It's very interesting. इसका coulomb, इसका kg, coulomb per kg, that is इतना आसानी से याद रहता है. कोई डाउट? No, sir. Okay. तो हम कहाँ तक पहुंचे? अभी तक थॉमसन की थ्योरी नहीं रही थी. थॉमसन बहुत अच्छा आदमी था, उसने अपना मतलब
थ्योरी जो दिया एटम के बारे में, उसने कहा भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उसने कहा अरे पर एटम तो हमने अब तक देखा है कि वो कैसा है, कैसा है राजवी, न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब वो खुद पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, वही तो न्यूट्रल होगा। तो उसने कहा एटम कंसिस्ट ऑफ, यस, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसा एक पूरा स्फीयर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एम्बीड किए गए, एम्बीडेड ऑन इट और इन इट, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, उसके ऊपर या उसके अंदर। अब दो अलग अलग थ्योरी है। प्लम पुडिंग मॉडल आपको मालूम है, जैसे प्लम्स पुडिंग, पुडिंग जैसे प्लम्स पे लगाते हैं प्लम केक पे, वैसा, या फिर वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे लगे थे, इसीलिए इस मॉडल का नाम है, यू नो दिस, आई नो दैट, आपने सुना है प्लम पुडिंग मॉडल। इसने दो चीजें अच्छी कही। फर्स्ट उसने कहा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, थर्ड एटम इज होल एज न्यूट्रल। आज तक ये पॉइंट थॉमसन का कोई चैलेंज नहीं कर पाया। ये में इसमें कुछ गलतियां थी। हाँ, उसने इसके बाद क्या क्या एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन आयोनिक सब्सटेंस कैसे बनता है, आयंस क्या होते हैं, वो आयंस, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वो सब बताने लगा। थर्मियोनिक एमिशन भी बता दिया उसने, पता है? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कैसे। उसने बोला देखो लाइट है ना, वो ऐसे गिरता है इसके ऊपर लाइट, जस्ट इमेजिन एक बॉल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लटके हुए ऐसे, और जिसके ऊपर कुछ ऐसा पत्थर गिरा तो कुछ तो ऐसा बाहर निकलेगा, और सबसे निकलने के लिए चीज, क्योंकि ये तो स्पीयर है ना पॉजिटिव का, उस पॉजिटिव चार्ज तो निकल नहीं पाएगा, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स लटके हुए हैं वो निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल लाइट गिरा, इसीलिए उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फिर उसने कहा कि आप इसे गर्म करो ना, गर्म करोगे तो में भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। क्या नाम दिया इसको? फर्मियोनिक इफेक्ट, थर्मल एनर्जी के कारण। सुनाई दे रहा है आप सबको? Yes, sir. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्मियोनिक इफेक्ट। अभी थॉमसन है ना, अपनी सब थ्योरी, मतलब आयंस कैसे बनता है। हाँ, सोडियम है, सोडियम पे ऐसा थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, था वो फ्री था ना, तो निकल गया तो सोडियम आयन बना। आयंस कैसे बनते हैं, आयनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं, सोडियम आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा, वो कैसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि बैठे हैं ना वहाँ उसके ऊपर चिपक के, वो आराम से निकल सकते हैं, ये प्लम पुडिंग केक जैसा। तो ये सारी चीजों को बता पाया, but he was not able to explain detailed structure of atom. He was not able to explain spectra. He was not able to explain the Zeeman effect, Compton effect, बहुत सारी इफेक्ट्स है जो एटम से रिलेट होती है, उसके तक तो पहुंच भी नहीं पाए। तो इस थॉमसन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। बट बहुत अच्छी बात, न्यूट्रल पार्टिकल, आयोनिक सब्सटेंस, आयंस एंड आयनिक सब्सटेंस, he was able to say positively charged pair and electrons are embedded in it. This were the major points of J.J. Thomson. कहाँ से उसने सोचा? ये इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों? क्योंकि उसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, J.J. Thomson experiment on discovery of electron. Who discovered electron? J.J. Thomson. In which year? 1897. In which year? 1897. बेचारा 1944 में मर गया था, 1942 नहीं, 1944 में। थ्योरी देने के बाद बहुत साल जिया। ओके, मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा एक जानते थे सर, हम जानते थे, बहुत कुछ जानते थे इसमें, बट थोड़ा अलग तरीके से सुन रहे हैं।
yes, we are learning something positively charged here, negative charged electrons are embedded in it. The atom as a whole is neutral. The atom as a whole is neutral. We explain ionic substance and ions and ionic substance. And to some extent, you cannot write as an entrance point of view. He was able to explain photoelectrons, thermionic, but he was saying that कि जैसे पार्टिकल गिरेगा या हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि फ्री बैठा है ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लटक के, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है. वाटरमेलन को ऐसा प्रेस किया तो सीड्स बाहर आई ऐसे, ऐसा उसका कुछ सोच होगा. तो I hope that J.J. Thomson model of atom is understood. If anyone wishes to write anything in that, you can write that. Dhruvi Jain, Diksha Raut, everyone are able to understand? Okay. Good, Samruddhi. Yes, sir. Okay. So, अब हम जा रहे हैं towards Rutherford model. Rutherford model भी सीखा हुआ था. आप जैसे मेरे आगे के लेक्चर्स ऑब्जर्व करोगे ना, आपको सब चीजें रिलेट होने लगेगी. तो तभी आपने ये चीज क्यों कहा था, ये सब आपने क्यों ऐसा बताया था, तो यू अंडरस्टैंड कि ये थ्योरी बनाने वाले लोगों ने क्या क्या सोचा होगा. हाउ दे कम टू दैट कंक्लूजन कि ये ऐसा ही होता है. उसकी बहुत यस रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. अब ये रुदरफोर्ड से क्या एक्सपेरिमेंट किया या कैसे किया, तो एक्चुअली अब है ना, अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो गया. अगर आप ये देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नो रुदरफोर्ड इनिशियली, बट देयर वाज गीगर एंड मार्जिन. दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, गीगर एंड मार्जिन. These were the two scientists who has given this theory. और इससे रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया. एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय रुदरफोर्ड, सॉरी गीगल्स एंड मार्जिन. हमने स्कूल में क्या पढ़ा या 11th में क्या पढ़ा, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड, रुदरफोर्ड मॉडल. एक्चुअली पोस्टुलेट्स उसने दिए, ही हैज नॉट गिवन. हाँ, उनके स्टूडेंट्स करेक्ट. तो गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने रुदरफोर्ड ने उस जो एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था उसके ऑब्जर्वेशन, उसके कंक्लूजन बनाए. बड़ा चालाक था और नाम दिया रुदरफोर्ड मॉडल. निवेश बहुत अलग है, वो आएगा, बट ये हम फिलहाल रुदरफोर्ड और गीगर मार्जिन के बारे में पढ़ते. तो हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम है गीगर एंड मार्जिन. पहले हम रुदरफोर्ड मॉडल
का ऑब्जर्वेशंस लर्न करेंगे, कंक्लूजन लर्न करेंगे, उसके पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स लर्न करेंगे मॉडल के। बट एक्सपेरिमेंट तो इन दो जनाब ने दिया था, गीगर एंड मार्शन। अब ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या लर्न करना चाहते थे? एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर लर्न करना है तो मुझे एक्सरे लेना पड़ेगा। मुझे एक्सरे लेना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ मैं 2-3 और लोगों को खड़ा करूंगा और एक्सरे मशीन चालू करूंगा? नहीं सर, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर लर्न करना है तो आपको अकेले सिंगल लेयर, जैसे आपको अपने ऐसा हाथ वगैरह रखा तो आपके अंदर के पार्ट्स का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो आपको ऐसा सिंगल लेयर रहना होगा, कहते हैं आपको। तो एक्सरे जैसे लिया जाता है वैसे यहाँ भी हम एक्सरे नहीं ले रहे, क्योंकि वो छोटे से पार्टिकल का एक्सरे कैसे लिया जाए? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें एक पार्टिकल लेना पड़ेगा जिसको उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करें। तो गीगर एंड मार्शन हैज टेकन which point? Now tell me what the reasons why they want to learn. What is the theory? Geiger-Martin experiment क्यों कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम लर्न करें। एटम का स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए क्या करना चाहिए? थिन लेयर चाहिए। थिन लेयर होने के लिए कौन सा मटेरियल चलेगा? कोई भी जो डक्टाइल मेलिएबल हो, मतलब थिन लेयर बना सकता हो। ऐसा कौन से एलिमेंट्स है सर? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। सर मेटल्स में सबसे अच्छा कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। उससे अच्छा कौन सा है? उससे अच्छा जो और थिन लेयर हो सकता है, सिल्वर। उससे अच्छा गोल्ड। फिर गोल्ड अच्छा या सिल्वर अच्छा? दोनों अच्छे हैं। आपने सिल्वर फॉइल कभी खाया है? यस सर। काजू कतरी पे। यस सर। मिठाई। काजू कतरी वाला है, भूख लग जाएगा ऐसा मत कर। मिठाई पे बोल दे बस चलेगा। काजू कतरी इज करेक्ट आंसर, वो उसके ऊपर भी रहता है। आपने जो देखा होगा आजकल तो डुप्लीकेट भी आता है, पर वो सिल्वर फॉइल होता है, एकदम थिन लेयर ऑफ सिल्वर। तो वो इतना थिन लेयर हो सकता है, उससे भी थिन लेयर गोल्ड का हो सकता है। और सिल्वर का एटॉमिक नंबर, मैं चाहूंगा नीलेश शर्मा मुझे एटॉमिक नंबर बताएगा सिल्वर का। एनीवन? एनीवन कोई है ऐसा धुरंधर जो सिल्वर का एटॉमिक नंबर बताओ देखे बगैर? मैं घर पे बैठ के थोड़े दिन आराम। सर हाँ 47. वेरी गुड वैश्य। वैश्य भी ना? वैश्य भी? Yes. हाँ मैं आवाज भी पहचानने लगा। तो 47 इज सिल्वर करेक्ट। 47 में मैं भी घर पे बैठ के एक दिन चेक कर रहा था पीरियड टेबल कैसे लर्न करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो। एट गेट मुझे सिल्वर तक दिखा, सिल्वर 47 और गोल्ड 79। गोल्ड कितना है? 79। तो सर कुछ भी ले लो ना, तीन लेयर दोनों का हो रहा है, सिल्वर फॉइल भी बनता है, गोल्ड फॉइल। क्यों गोल्ड फॉइल? फर्स्ट ऑफ ऑल तीन लेयर चाहिए था हमें, गोल्ड सिल्वर दोनों दे रहा था। और हाई एटॉमिक नंबर चाहिए। क्यों? बम्बार्डमेंट करने वाले ऐसे पार्टिकल से जिससे वो रिपेल हो। तो जितना Z ज्यादा होगा उतना पॉजिटिव का ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो हम 47 के कंपैरिजन में 79 प्रेफर करेंगे। कोई डाउट? बम्बार्डमेंट गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ, पर उसकी सामग्री या फिर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्सपेरिमेंट हम ढूंढ रहे हैं। भाई क्यों गोल्ड फॉइल? गोल्ड फॉइल समझा सर। सेकंड हमने यूज किया अल्फा पार्टिकल्स। सर अल्फा पार्टिकल्स ऐसा क्यों लिया? तो हमें ऐसा, जैसे एक्सरे आपने लिया था, एक्सरे वाज एट क्या नेगेटिवली चार्ज, मतलब एक्सरे जो है पार्टिकल है, एक्सरे पार्टिकल, तो वो आपने लिया था। तो आप यहाँ एक्सरे क्यों नहीं ले रहे? एक्सरे लो और गोल्ड के ऊपर मारो, मस्त समझ आएगा। नहीं, हमें उसका स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की गई, उसमें सबसे कन्वीनियंट अल्फा पार्टिकल लगा। क्यों? दूसरा एक
Students, 2 minutes. ड्यूटेरियम। करेक्ट। तो हम अल्फा पार्टिकल्स की क्यों, कंपार्टमेंट के लिए बहुत सारी चीजें थी हमारे पास। इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास था, निकाल दिया। तो फिर एक्सरेज, एक्सरेज इज बेसिकली तीन सिमिलर पार्टिकल्स। देन प्रोटॉन, इसका मास कम है, +1 चार्ज एंड मास 1, उससे हैवी चाहिए था। तो ड्यूटेरियम, इसका भी चार्ज कम है, तो उन्होंने थोड़ा हैवी पार्टिकल्स जिसका चार्ज 2 और मास 4 ऐसा पार्टिकल लिया, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो बम्बार्ड होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लर्न करने के लिए काम आएगा। मतलब क्या होता है सर इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे लर्न करता है? तो अगर सामने कोई दीवार है, आपको मालूम है सबमरीन सुना है? सबमरीन आगे सुना है ना क्या? सोनार, वो सुना है सोनार? ओम सोनार नहीं रे, ओम सोनार नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सुना है ना? यस सर। यस सर। आपने बताया नहीं, मैंने मास निकाला ही नहीं। सॉरी। मैं भी सोच रहा था अजीब क्यों लग रहा है मुझे। मुझे लगा आप कुछ ज्यादा ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं इसलिए कुछ बोला नहीं। थैंक यू, करना पड़ता है, करना पड़ता है। ओके, कहाँ थे हम? स्क्रीनशॉट तो सोनार। निकाल लिया पर हमने। सोनार जो है ना वो, मतलब वो क्या होता है कि सबमरीन आगे कोई बहुत बड़ा खतरा है तो वो कोई साउंड या फिर वेव्स एमिट करेगा, वो टकराएगा, रिटर्न आएगा, तो हमें पता चलेगा हाँ आगे कुछ है। यहाँ अल्फा पार्टिकल्स का अभी सामने कुछ है, तो ये
ऐसा कुछ एमिट करेगा। अभी सपोज मैंने क्या एमिट किया है, बहुत बड़ा पत्थर और इतना बहुत बड़ा पत्थर ऐसा एमिट करूंगा, वो जाएगा कब, आएगा कब, पता कब चलेगा, तो उन्होंने साउंड एमिट किया। ऐसे सुटेबल पार्टिकल्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम लर्न करने के लिए अल्फा पार्टिकल। मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया होगा कि इन्होंने बहुत सोच के बनाया अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। अब ये अल्फा पार्टिकल्स किसी से रास्ते में से चॉकलेट के फॉर्म में मिलते हैं क्या? नहीं, उसका एक सोर्स होता है, जैसे यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है। यहाँ यूज किया है अम्बरीशियम। यहाँ तक कोई डाउट? गोल्ड फॉइल थीन हाई जेड मटेरियल है, एटॉमिक नंबर 78। ओके, सेकेंड पार्ट अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई आयन नहीं, प्रोटॉन नहीं, ड्यूटेरॉन नहीं। क्यों अल्फा? क्योंकि उसका चार्ज और मास ज्यादा है। फिर अब कहानी आई कि ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिलेगा, अल्फा पार्टिकल्स मिलेगा कहाँ से? तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है ऐसा एक, आपने डायग्राम ऐसा स्कूल टाइम में देखा होगा, इसमें तो अल्फा बीटा गामा, ये लीड ब्रिक है, लीड का हो सकता है, इसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा है। नॉर्मली अम्बरीशियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह रहता है, जिसमें से अल्फा एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट्स होते रहता है। रेडियो एक्टिव है ना अल्फा पार्टिकल्स, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कोई भी नहीं, मतलब 92 से ज्यादा जो रहते हैं या 88 82 से ज्यादा, उनमें चांस है कि दे आर रेडॉन यूज करते हैं, रेडियम, रेडॉन। अब तो रेडियम एक्चुअली द एलिमेंट, जो आप देखते हो रेडियम वो अलग है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। ठीक है सर, अल्फा पार्टिकल क्या आप उसके पीछे लग गया, अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो क्या? अभी तो सब जगह एमिट हो रहे हैं, हमें चाहिए गोल्ड फॉइल पे गिरे, तो इसे हमने यहाँ कॉलीमेट किया। कोडिंग में कॉलीमेटर लगाया है, मतलब क्या, इसे एकदम थिन लेयर से पास करना है। तो यहाँ 2 लीड की ब्रिक्स, तो ये लीड क्या होता है? लीड एक एलिमेंट है, आप पर हमें कुछ बताओगे उसके बारे में क्या है? लीड इज दैट एलिमेंट विच इज सबसे हैवी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 82 उसका एटॉमिक नंबर है। ओके, ये तो सब मालूम है सर। और ये है ना, कोई भी अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो अगर मैंने ये लीड का ब्रिक लिया था जिसमें अल्फा पार्टिकल सोर्स, उसमें अल्फा पार्टिकल सब जगह निकल रहा था, बट मुझे चाहिए था वो एकदम थिन लेयर इसके ऊपर गिरे। तो ये गोल्ड फॉइल यहाँ यूज किया था मैंने। समझ रहा है? वाई लीड ब्रिक्स और collimating lens when I want a thin beam of alpha particles. There were many alpha particles which are coming out. So I was requiring only a thin beam to incident on gold foil. For that reason, I use a collimator of lead bricks. ये लीड का जो ये ब्रिक था उसके अंदर ये अल्फा पार्टिकल सोर्स। ओके सर, गोल्ड फॉइल हो गया, लीड ब्रिक हो गया, कॉलीमेट हो गया, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है। फिर क्या ये अल्फा पार्टिकल्स जब निकलेंगे वो यहाँ 360 डिग्री, एक्चुअली मैंने बनाया है सिर्फ 180 डिग्री पे, पूरा 360 डिग्री पे they मेक अ स्क्रीन, या फिर मैं कहूँगा यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर रखा था, जो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मेड अप ऑफ, एनीवन नोस? जिंक सल्फाइड, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड। तो अल्फा पार्टिकल जो इस गोल्ड फॉइल पे गिरेगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए? गोल्ड फॉइल मतलब बहुत थिन लेयर है गोल्ड का, सर बहुत थिन लेयर है, इसमें आपने अल्फा पार्टिकल्स का एकदम फाइन बीम ऐसा गिराया, बहुत फाइन बीम, मतलब बीम, अल्फा पार्टिकल सिंगल ऐसे जा रहे हैं, सिंगल मतलब लेयर में ऐसा अल्फा पार्टिकल जा रहा है। तो क्या होगा, अगर गोल्ड फॉइल बहुत थिन है तो ये ओपन स्पेस से निकल जाएगा और सामने जाके स्क्रीन पे गिरना चाहिए। जैसे यहाँ गिरता है ना, यहाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये जिंक सल्फेट फ्लोरोसेंट मटेरियल है, वो जो जैसे वहां गिरेगा वहां एक ब्राइट स्पॉट होगा, ब्राइट स्पॉट, और
वो जिंक सल्फाइड मेजर करेगा कितने अल्फा पार्टिकल्स गिरे यहाँ ब्राइट स्पॉट के हिसाब से. This material is made up is like that which measures how many alpha particles are incident on it. अभी 2-4 गिरे नहीं है, लाखों. मतलब आपको पता है 1 एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 10^23 आइटम, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं. एवोगाड्रो नंबर इसलिए बताया क्योंकि मैं जैसे बता रहा था 10^20 के अबव ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे थे तो आप गिनोगे कैसे? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा था कि ये ज्यादा गिरे, यहाँ कम, ऐसा वो ऑब्जर्व कर सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा सामने और इसके ऊपर ये बम्बार्डमेंट किया. किसका? गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का. नॉर्मली होना चाहिए था ये ऐसा जाना चाहिए था, या फिर ये ऐसा जाना चाहिए था, यहाँ फिर या फिर यहाँ. बट ऐसा देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स बोलो अरे हो कि नहीं लेक्चर में? Scatters. स्कैटर्ड हुआ, स्कैटर्ड शब्द का फैल गया. ओके, फैल गया. कैसे से फैला? बट वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड. सर एक तो 2 ऑप्शन है, सामने पत्थर है टकरा के रिटर्न आने दो, सामने खाली है तो सीधा जाने दो. चलो सर पत्थर कुछ अलग शेप का है तो एक डायरेक्शन में जाएगा. पर आप कह रहे हो कि अल्फा पार्टिकल सब जगह फैल गया. This experiment was done by Geiger-Markov. This experiment is called scattering of alpha particle on thin gold foil. Scattering of alpha particles on thin gold foil. और जहां जहां ये गिरा ना वो सब है ना, हमने ऑब्जर्व किया कितने अल्फा पार्टिकल्स गिरे, कितने अल्फा पार्टिकल्स गिरे, कितने अल्फा पार्टिकल्स गिरे. उसका ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड ने देखा, उससे कंक्लूजन दिया और उससे उसके पोस्टुलेट्स बने, मतलब रुदरफोर्ड की थ्योरी बनी. पर सर हमें अभी तक नहीं समझ में आया कि आप फिर वो क्या बोले थे एंट्रेंस उसमें. तो यहाँ अगर ये गोल्ड फॉइल जो है, ये जो गोल्ड फॉइल है बहुत थिन लेयर का है गोल्ड फॉइल. इसको हाईलाइट करना पड़ रहा है बिकॉज आपको समझ में आया कि वो गोल्ड फॉइल है. ये वो जो गोल्ड फॉइल है उसकी थिकनेस चेंज की मैंने, और फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने अलग अलग स्कैटरिंग एंगल लिए, इसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल. अल्फा गोल्ड फॉइल का थिकनेस समझ रहे हैं, और ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e था और ये गोल्ड के ऊपर चार्ज था +79 प्रोटॉन है उस पे. ये सबका कुछ रिलेशन बना, ये सबका कुछ था एक्सपेरिमेंट जो रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, जो केमिस्ट्री में नहीं है. व्हाट इज दैट? इस अल्फा पार्टिकल का कुछ एनर्जी भी होगा, मोर बेटर काइनेटिक एनर्जी होगा. तो काइनेटिक एनर्जी, थिकनेस, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल, ZE द प्रोटॉन का, ये गोल्ड फॉइल का चार्ज, 2e इज द प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, ये सारी चीजें लेके कोई इक्वेशन बना. फर्स्ट उसके अंदर 3 पार्ट्स है. फर्स्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, सेकंड इम्पैक्ट पैरामीटर, थर्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का मेरे पास इक्वल टू का भी फॉर्मूला है, इक्वल टू, फिर मैंने प्रपोर्शनल का पहले लिखना है sin⁴ θ/2. ओके, और अच्छी तरह लिखना है तो z². यू नॉट गेट दिस मटेरियल, ये ध्यान देना. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने स्कैटर्ड हुए ऑब्जर्वेशन वाले. सर कुछ स्कैटर्ड हुए, कुछ वो ऑब्जर्वेशन मालूम है मुझे, रुदरफोर्ड का आपको भी पता है. वो एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, इसीलिए प्रपोर्शन. अगर प्रपोर्शन साइन हटाया, इक्वल टू डाला, यहाँ थिकनेस भी आएगा और कुछ पैरामीटर्स और भी आएंगे. तो फिलहाल तो हम वो नहीं, मैं वो फॉर्मूला में पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे पास हुए होंगे, कम स्कैटर्ड हुए होंगे 0.1%, 0.14%, लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 1%, greater than 90 degree, and very few were written back with an angle of 180 degree.
सर वो सब आप वेरी 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 क्या बोल रहे हो, 8,000 में से एक, 20,000 में से एक, ये सब अगर 20,000 गिरा तो एक रिटर्न, 8,000 गिरा तो एक 90 डिग्री से ज्यादा, और समझ रहा है क्या, 0.14% वेर पास विद एन एंगल लेस देन 90 एंड 99 और 98.9 समथिंग परसेंटेज वेर पास थ्रू सीधा वे। ये सारी सर आपने परसेंटेज या पॉइंट्स कैसे निकाले इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो थीटा लिया गया, जेड गोल्ड फॉइल का लिया गया, गोल्ड का 79, इसीलिए हमने 79 यूज किया, 47 यूज करते तो हमें इतना अच्छा स्कैटरिंग नहीं मिलता, स्कैटर सब जगह होना चाहिए था, तो वो स्कैटरिंग अच्छा होने के लिए हमने क्या यूज किया, गोल्ड। ओके, अब ये स्कैटरिंग एंगल लिया। ओके, इसे क्या कहते हैं सर, इसे ये क्या है, इसे कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इसे कहा जाता है, एनीवन नोज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे पास जाने वाला न्यूक्लियस से तो अल्फा पार्टिकल का वो कितना पास गया होगा, अल्फा पार्टिकल्स के न्यूक्लियस के पास में कुछ गया होगा, आप क्या बोल रहे हो सर, न्यूक्लियस अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ। ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ईगर मार्जिन खाली हाथ नहीं गया, बहुत होशियार था, बहुत होशियार, उसने बहुत कुछ किया डिस्कवर्ड। फर्स्ट थिंग ही डिस्कवर्ड, ईगर मार्जिन ने क्या किया सर, सादा सा एक्सपेरिमेंट, हमें क्या पढ़ाया गया अब तक कि अल्फा पार्टिकल लिया, कॉलीमीटर लिया, सामने गोल्ड फॉइल रखा और स्कैटरिंग मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा, और ये बम्बार्डमेंट का ऑब्जर्वेशन देखा गया, ऑब्जर्वेशन में ये पॉइंट्स आए और उससे कंक्लूजन बना। बट ये सारी चीजें इन 3 चीजों पे डिपेंडेंट, और ये 3 चीजों के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, ये एंट्रेंस में 12th में जेई में सब जगह काम आने वाली। दिस थिंग्स आर आई हैव टू एक्सप्लेन, मुझे ये चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये जो है ना, वो अब तक आपने ये पढ़ा था कहीं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स कितने होते हैं, आई डोंट नो अबाउट, आपने किसी ने सुना था व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, या मैंने पहले आपको 11th में कहीं सिखाया था ये वाला पार्ट? नहीं सर। आपको ये एक्सपेरिमेंट बेसिक लॉजिक वाला समझ में आया, गीगर मार्जिन 2 मार्क के लिए आया तो आपको लिखने आएगा पहला क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन हुआ 2 मार्क का, व्हाट इज दैट गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट। सर कुछ नहीं, आपने एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे, कॉलीमेट किया, गोल्ड फॉइल रखा और जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा, बस, और उसका स्कैटरिंग होता है, इसे हम 2 मार्क्स मिल जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। फिर सर हाँ, सर आपने लास्ट में एक्सप्लेन किया वो फिर से करो ना। ये जो पार्ट है ना बेटा, मैं ये पार्ट नहीं आज एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ओके नहीं। ओके, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फिर भी एक बार बताता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हुआ ना, वो आपने कहा था कि सिर्फ ज्यादातर पास हो गए, कुछ लेस देन 90, कुछ ग्रेटर देन 90, कुछ 180 से आए, ऐसा हमने सर ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। क्या ऐसे थोड़ी होता है, कुछ 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 क्या होता है, ये कुछ ज्यादा, बहुत कुछ बहुत कम, ऐसा ये क्या है, उसे एक्सपेरिमेंटली कैसा लाया गया था, दैट फॉर्मूला वी आर हैविंग, ये भी प्रोपोर्शनल में है, इक्वल टू का भी फॉर्मूला है, मतलब इस फॉर्मूला को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ अभी, आप क्या करोगे पता है, तुरंत टू ड्रॉ दिस डायग्राम टिल दैट आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, पहले ये डायग्राम बना लो फास्ट, गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट, मुझे पता है आप मुझसे अच्छा डायग्राम बनाओगे। हाँ, एग्जाम में डायग्राम इज कंपल्सरी, समृद्धि फॉर्मूला डिराइव करके लिखा हुआ, ये तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही था ना, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने स्कैटर्ड होते हैं वो तुमने पढ़ा था क्या?
एक्चुअली हम 45 तक लेने वाले थे, 55 हो गया है, तो मैं आपको 2 मिनट स्क्रीन पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा पहले। आपको स्क्रीन दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है? Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. The name of this chapter is Modern Physics का Atomic Structure. हम एक्सरे, फोटोइलेक्ट्रिक, मैटर वेव्स थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी लर्न करने वाले। तो यस, पहले डाल्टन थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, फटाफट रिवाइज मार रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? देखना, every material is composed of minute particle known as atom. Atom is indivisible. It cannot be subdivided. It can be neither be created nor be destroyed. All atoms of same element are identical, physical as well as chemically. Various atoms of different elements are different in properties. The atom of different elements are made up of hydrogen atom. The radius of heavier atom is about 10 times that of hydrogen atom, and its mass is 250 times that of hydrogen. The atom is stable and electrically neutral. अब मैं आपको last 2 point बताता हूँ. What do you mean by that? They want to say that the atom of different elements are made up of hydrogen atom, and radius of heaviest atom, जो सबसे heaviest atom है ना, उसकी size 10 गुनी बड़ी है हाइड्रोजन से, और 251 times मास बड़ा है। मतलब आप यूरेनियम पकड़ लो, यूरेनियम का 235, प्लूटोनियम का 242, 243, 245, ऐसे अलग अलग है। तो मास नंबर इनका कहना है जो सबसे हेवीएस्ट है ना, उसका 250 टाइम्स ऑलमोस्ट, और साइज 10 टाइम्स, सिर्फ 10 टाइम्स बड़ी है। ओके, फिर क्या आया नेक्स्ट? थॉमसन एटम मॉडल। The atom as a whole is electrically neutral because the positive charge present on the atom is equal to the negative charge of electron present in it. Atom is positively charged sphere of radius 10⁻⁻10, in which electrons are embedded in between. दिख रहा है आपको एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे एम्बेड किए गए? The positive charge and the whole mass of the atom is uniformly distributed throughout the sphere. Shortcoming: the spectrum of atoms cannot be explained, and scattering of alpha particles cannot be explained with the help of this model. Now Rutherford. The experimental, यहां तक किसी को कोई डाउट? मुझे स्क्रीन चालू किया है मैंने, स्क्रीन शेयरिंग, तो मुझे नहीं पता चलेगा। आप माइक पे बता सकते हो। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. Thank you very much. The experimental arrangement is known as shown in figure. Alpha particles are emitted by some radioactive material, polonium. मैं आपको कह रहा था रेडियम, पोलोनियम, अमेरिशियम, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो भी 82 एटॉमिक नंबर से ज्यादा है। kept inside a thick lead box. यहाँ बॉक्स बना है। A very fine beam of alpha particle passes through a beam hole, a small hole in the lead screen. The well-collimated beam is then allowed to fall on a thin gold foil. While passing through the gold foil, the alpha particles are scattered through different angles. The zinc sulfide screen was placed on the other side of the gold foil. This screen was movable so as to receive the alpha particles scattered from the gold foil at angles varying from 0 to 180. When alpha particles strike the screen, it produces a flash of light and it is observed by the microscope. इसीलिए आपको जिंक सल्फाइड के पीछे एक माइक्रोस्कोप दिखा है। मैंने कहा था ना ब्राइट स्पॉट बनाना, और जैसे ब्राइट स्पॉट बनेगा तो वो माइक्रोस्कोप मेजर करेगा। इट वाज फाउंड दैट, तो देखो मैंने आपको 1/sin⁴ बोला था ना, इसीलिए 1/sin इज कोसेक। आप अगर ये ग्राफ देखोगे राइट साइड वाला, तो इट इज 1/sin⁴, बेसिकली 1/sin इज कोसेक, इसीलिए कोसेक⁴ θ/2 लिखा है वहाँ। एंड यू कैन सी दैट कैसे मैंने वो लीड बॉक्स, लीड स्क्रीन, साइज ऑफ गोल्ड फॉइल, वैक्यूम में किया गया है, 1 out of 8000, some are deviated through a large angle, most of pass through, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट है। यहाँ ये फॉर्मूला है, अगर आप देख पाओ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड कितना हुआ। मैं समृद्धि ये डिराइव नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर पाऊंगा। ये जो है फॉर्मूला में हर चीज, एवरीथिंग, वेयर n0 इज व्हाट, यहाँ देखो आप नीचे लिखा भी है, n0 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट स्ट्राइक, करेक्ट, देन स्मॉल एज नंबर ऑफ टारगेट एटम पर मीटर क्यूब। मैं आपको ये जो पीडीएफ में फॉरवर्ड करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। Then T is the thickness of that target, Z is the charge on that nucleus. इसमें थोड़ा फॉर्मूला में मिस्टेक है, मैं करेक्ट बताऊंगा आपको। R is the radius, थोड़ा सा फॉर्मूला मिस्टेक है, बाकी सब करेक्ट है, तो एक स्क्वायर का इधर उधर हो गया है। और 1/sin⁴ θ/2 तो है ही वो। तो मैंने देखो आपको Z² बोला था, देखो न्यूमरेटर में Z² आ रहा है, कैपिटल Z, और नीचे sin⁴ θ/2, ये प्रोपोर्शनल में आता है। बट हम लोग प्रोपोर्शनल ही पढ़ते हैं, हम लोग क्या
प्रोपोर्शनल के अलावा हमें एंट्रेंस मतलब 12वीं में तो छोड़ो, कहीं बुक में सीबीएसई स्टेट बोर्ड कहीं भी नहीं दिया, बट हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे जिससे आपको बारीकी से हर चीज पता हो। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें सारे पॉइंट्स है। फिर देखो नीचे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी दिया है और इम्पैक्ट पैरामीटर दैट आई हैव टू एक्सप्लेन, मुझे वो सिखाना है। यहाँ तक आपको मुझे लगता है अब तक जो सिखाया वो समझ में आया होगा। एवरीवन अंडरस्टूड टिल नाउ? Yes, sir. सो मुझे लगता है